हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। तो ये जो वीडियो है ये आपकी इकोनॉमी की स्टैटिक पोर्शन भी आप कह सकते हो, उसी के साथ इकोनॉमी का करंट अफेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, उसी के साथ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, गारंटी रिडम्पशन फंड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरलिंक करके पढ़ेंगे करंट अफेयर से। तो ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक इसको देखिएगा। और उसी के साथ जो है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आप हमारे चैनल टॉपर्स टॉप को टेलीग्राम पे जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ और जो नोटिफिकेशंस आती हैं वीडियोस की और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आरबीआई जो है उन्होंने वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो आरबीआई के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसकी जो लिमिट है उसको जो पहले से सेट थी उतना ही रखने का तय किया है, एक डिसीजन लिया गया है। ये जो डिसीजन लिया गया है वो सितंबर 2021 तक लिया गया है, जिसमें जो लिमिट होगी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की वो रहेगी ₹51,560 करोड़ रुपीज़। तो पहली बात तो क्या है कि आपको ये टाइम पीरियड तो फिर भी मैं नहीं कहूँगी कि याद रखिए, बट ये जो अमाउंट है ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि आरबीआई के थ्रू कितना वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है और अभी कोविड-19 की सिचुएशन में इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्या था कि 1997 के अंदर जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लॉन्च किया गया था। डेट आपको अच्छे से याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। उसी के साथ क्या था कि देखिए गवर्नमेंट जो है उसके पास कहीं से भी पैसा जो रिसीव होता है, चाहे वो रेवेन्यू सोर्सेज से हो या फिर वो नॉन रेवेन्यू सोर्सेज से हो, और वहीं पे गवर्नमेंट को जो अपना एक्सपेंडिचर करना होता है या फिर पेमेंट करनी होती है किसी भी तरीके की, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, जो कमी आ जाती है पैसे की, उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई के थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिए जाते हैं। एडवांसेस का एक तरीके के फंड्स हो गए आपके। तो टू मीट मिसमैचेस इन द रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है उनको बनाया गया। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए क्या है कि गवर्नमेंट को, मान लीजिए कि अभी आपके पास अकाउंट बैलेंस था, आपने कहीं खर्चा कर दिया, आपका बैलेंस एकदम से डिप हो गया, ठीक है, तो आप मम्मी पापा के पास जाके कहेंगे कि इमीडिएटली जो है वो रजिस्टर लेके आना है, 100 रुपीज़ दे दीजिए। तो ये जो 100 रुपीज़ जो है इमीडिएटली आपके पेरेंट्स ने आपको दिए ताकि आप जो है वो पेमेंट कर सके, किसी चीज़ को खरीद सके, तो ये क्या हो गए, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको वेज एंड मीन्स एडवांसेस दे दिए गए। जब आरबीआई इस तरीके का इमीडिएट कैश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को देता है तो उसको हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस कह देते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट कैश का जो वर्ड है ये आपको याद रखना है अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स तो नहीं करेंगे ऐसे, बट आरबीआई जो है वो पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो ही क्या कहेगा कि ठीक है, मैं आपको अभी आपको ज़रूरत है तो पैसे देता हूँ, बट मैं आपको टाइम देता हूँ 90 दिन का, 90 डेज़ के अंदर विद इन 3 मंथ्स जो है वो आपको ये पैसा मुझे रिटर्न करना होगा, वरना उसके बाद जो है हम आपके ऊपर चार्जेस लगाना शुरू कर देंगे। तो ये जो डेज़ का टाइम है 90 डेज़ का, ये भी आपको याद रखना है। और 90 डेज़ के बाद जो इंटरेस्ट रेट लगेगा गवर्नमेंट के ऊपर वो कितना लगेगा, एग्जिस्टिंग रेपो रेट जो गवर्नमेंट जो आरबीआई बैंक से चार्ज कर रही होगी सेम उतना ही लगेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ तो सेक्शन 17(5) जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसमें ऑथोराइज किया जाता है आरबीआई को कि वो सेंट्रल बैंक को जो है, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पैसे लैंड कर सकता है, जो कि रीपेबल होने चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा जो है वो अमाउंट नहीं होना चाहिए, एडवांसेस जो भी पे किए गए हैं। रेपो रेट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रेपो रेट हेयर। तो वो रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जिसमें कि आरबीआई लैंड करती है शॉर्ट टर्म मनी किसको, बैंक्स को। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तैयारी जस्ट शुरू की है और उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे WMA जो है, अगर मान लीजिए कि ये एक्सीड हो गए 90 डेज़ के, टाइम लिमिट हमने देख लिया है, तो उस टाइम में जो WMA कहा जाता था एक सिंपल वे में, उसको अब क्या कहा जाएगा, ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये चेंज हो जाएगी। तो 90 डेज़ पूरे होने के बाद जो WMA है उसको ओवरड्राफ्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जिसके ऊपर कितना होगा, इंटरेस्ट रेट लगना शुरू होगा। और ये इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कितना होगा, रेपो रेट से 2 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब कि
WMA के अंदर कितना आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लग रहा था, रेपो रेट का लग रहा था, और जैसे ही आप ओवरड्राफ्ट के अंदर चले गए तो जो रेपो रेट आपसे चार्ज किया जा रहा था उससे 2% ज़्यादा चार्ज अब गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाएगा इंटरेस्ट रेट का। अब यहाँ पे जो लिमिट्स होती है WMA की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके लिए अलग होती है, और किस तरीके से डिसाइड होती है तो एक बार मैं आपको ये चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को WMA प्रोवाइड करना होता है तो जो लिमिट होता है WMA का और जो पीरियड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो RBI के साथ मिलकर कंसल्टेशन में जो है उसको डिसाइड करती है, और एक जो बीच की बात निकलती है फिर उसको आगे ले जाया जाता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको पता चल ही गया कि कितना हो गया। यहाँ पे 1% नहीं है, ये 2% अब हो चुका है, ये 1% पहले हुआ करता था। और यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट रखा गया है कि मतलब डेज कितने रखे गए हैं कि जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आपका पूरा हो गया उसके बाद कितने वर्किंग डेज में आपको वो पूरा करना है, तो मैक्सिमम 10 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। वहीं पे अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और RBI जो है वो भी बैठेंगे और अपने कंसल्टेशन से टाइम पीरियड या फिर जो अमाउंट है उसको डिसाइड कर लेंगे। ये देखा जाएगा कि जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी का साइज क्या है। अगर इकोनॉमी का साइज बड़ा है तो उसको वेज एंड मीन्स एडवांस ज़्यादा दिए जा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी अगर उस स्टेट की स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट भी स्ट्रॉन्ग होगा कि वो रीपे कर सके उस अमाउंट को। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी साइज स्टेट का क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से रखिएगा। और यहीं पे जो मतलब कि 10 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज के लिए ये अलाउड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये जो होगा स्टेट के केस में कितना हो जाएगा, 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हायर लिमिट होती है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट को RBI के थ्रू, क्यों, ताकि वो मार्केट से बोरोइंग ना कर सके, क्योंकि मार्केट से जो बोरोइंग गवर्नमेंट करेगी उसका असर क्या होगा कि ज़्यादा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा और फिर वो दोबारा एक कर्जे के ऊपर दब सकती है। अब डिफरेंस आता है कि क्या टाइप्स होते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के। तो यहाँ पे 2 तरीके के वेज एंड मीन एडवांसेस आपके लिए होंगे। फर्स्ट होता है नॉर्मल और सेकेंड होता है स्पेशल। स्पेशल WMA में क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उसको एज अ कोलेट्रल गवर्नमेंट रखती है RBI के पास कि ये देखिए हम आपके पास कोलेट्रल रख रहे हैं, हम आपका पैसा कहीं लेके नहीं जाएंगे, तो आप हमको स्पेशल WMA दे दीजिए। स्पेशल WMA में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा कम गवर्नमेंट को पे करना होता है, क्योंकि RBI के पास पहले से ही गवर्नमेंट का कोलेट्रल रखा हुआ है। तो RBI भी श्योर है कि हाँ, अगर पैसा नहीं भी आया तो हम इन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है इनको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और उसी के साथ जो नॉर्मल होता है उसमें नॉर्मल तरीके से विदाउट कोलेट्रल जो है वो पैसे दे दिए जाते हैं। तो जैसे ही स्टेट जो है वो STF का, जो कि स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज़ होती है, जो कि कोलेट्रल के बेसिस पे रखी जाती है, उसको एग्जॉस्ट कर देती है। मतलब कि गवर्नमेंट के पास जब कोई कोलेट्रल नहीं बचता रखने के लिए तो फिर जो है वो नॉर्मल WMA को लेते हैं, जिनके ऊपर उसके ऊपर नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज होता है। फिर इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो SDF के ऊपर या फिर जो ये स्पेशल WMA है, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो रेपो रेट से कितना होता है, 1 परसेंटेज पॉइंट कम चार्ज होता है। मतलब कि जो रेपो रेट उस टाइम मार्केट में चल रहा होता है उससे 1% कम इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और उसी के साथ जो है कितने लोन्स जो है वो नॉर्मल WMA के अंदर दिए जा सकते हैं। अब देखिए सरकार जो है वो तो लेगी, अब जितना करप्शन जैसे हर कंट्री के अंदर होता है, क्यों हम स्पेसिफिकली अपने कंट्री की बात करें यहाँ पे, तो करप्शन जिस तरीके का है तो मिनिस्टर्स जो है वो अपनी जेब में पैसे रख के बैठ सकते हैं कि जो उनको फंड्स मिले कि आप स्पेंड कीजिए। अब सरकार जो है वो दोबारा उसके पास पैसे खत्म हो गए तो क्या सरकार हर तीसरे दिन जो है वो RBI के पास जा सकती है कि हमें दोबारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। जो नंबर ऑफ लोन्स नॉर्मल WMA के अंडर दिए जाते हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 3 ईयर्स का, पिछले 3 ईयर्स का रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर ये हेल्दी रेंज में होता है तभी ये डिपेंड किया जाता है कि कितने लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने अपने एग्जाम के लिए, डाटा जो याद रखना है वो ये है कि 2019 और 2020 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो लिमिट रखी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए WMA की, वो कितनी रखी गई थी, 75,000 करोड़ रुपीस रखी गई थी। और जो सेकेंड हाफ था 2019-20 का उसको कितना कर दिया गया था, ₹35,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके लिए जो लिमिट इंक्रीज की गई है वो 60% इंक्रीज की गई है। तो ये डाटा याद रखना है कि 60% इंक्रीज WMA में किया गया है। और अब कितनी हो गई, ₹51,560 करोड़ थी,
की शुरुआत में 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो 32,225 करोड़ रुपीस था, जो बढ़ा के अब इतना कर दिया गया है। और जो 1 अप्रैल था 2020 का, उस टाइम में 30% इंक्रीज किया गया था, और अब 30% और इंक्रीज करके टोटल कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 60% इंक्रीज कर दिया गया है। और ये जो है ये ओवरऑल पिक्चर है जो अभी मैंने आपको समझाया, ये उनके लिए कि जो एक क्विक मैं रिवीजन आपको कहती हूँ कि जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं उनका शॉर्टेज हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास। एक एग्रीमेंट होता है आरबीआई के अंडर, हाफ ईयरली ये जो एग्रीमेंट होता है, आरबीआई फंड को ट्रांसफर कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है इस फंड को 90 डेज के लिए यूज़ करती है। 90 डेज से ज़्यादा जो होता है वो ओवरड्राफ्ट बन जाता है, और उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट के साथ दोबारा वापस दे दिए जाते हैं पैसे। तो ये क्या है, पूरा फ्लो चार्ट हो गया आपका। अगर जो स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप ये फ्लो चार्ट अगर वहाँ पे एग्जाम में बना देंगे तो आपको जो है वो मार्क्स स्कोर होंगे ज़्यादा, क्योंकि ये आसान तरीका हो गया समझने का किसी भी चीज़ को। अब जो है सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये न्यूज़ के अंदर क्यों था, तो यहाँ पे देखिए कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसमें जो स्टेट्स है उनके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखिए उनको मेडिकल टेस्टिंग करनी पड़ रही है, स्क्रीनिंग करनी पड़ रही है, वहीं पे जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो कैश जो है उसका कमी हो रही है, तो इस वजह से WMA जो है वो एज एन ऑल्टरनेटिव निकल के आता है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि मार्केट के पास बोरोइंग के लिए जाते हैं गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट हो गई या सेंट्रल हो गई, तो उसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो WMA क्या होता है, एक चीपर जो होता है ऑप्शन होता है फॉर बोरोइंग फ्रॉम मार्केट्स। तो ये वाला पॉइंट भी प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। अब देखते हैं कि जो और डिसीजंस है वो यहाँ पे क्या लिए गए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपना जो क्वांटम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट होगी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ के अंडर जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ से लिंक करके रखेगी। मतलब कि ये नहीं है कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया कहीं से भी वो सारा का सारा खर्च कर देगी। SDF के अंदर क्या होता है कि आपको एक क्वांटम जो अपनी पेमेंट आती है या फिर जो रिसिप्ट आता है किसी भी चीज़ का पैसे का, वो आपको मेंटेन करना होता है अपने पास, और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उनके थ्रू उनको इशू करना होता है। तो अभी मैं एक बार आपको बताती हूँ कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या होती है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो होती है उनको जब एज अ कोलेट्रल रखा जाता है बाय द स्टेट, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी कह देते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन लग रही है। तो जब ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो हमको क्या मिल जाता है, नॉर्मल WMA मिल जाता है। तो इसको आप एक तरीके से स्पेशल WMA भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑप्शन ट्रेजरी बिल्स की। ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको यही याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4-5 और ऊपर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट जो है बिल है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट है। और उसी के साथ क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको इशू क्यों करती है, क्योंकि ये इशू किया जाता है किसी को श्योरिटी देने के लिए कि आपसे जो हमने पैसा लिया है हम उसको रीपे करेंगे, उसके लिए आप जो है ये बिल्स को अपने पास रख लीजिए। तो यहाँ पे फंड्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं जो भी। तो देखिए ये जो ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये जब बेचे जाते हैं या फिर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इससे जो भी फंड्स मिलता है गवर्नमेंट को, वो फंड्स जो है वो लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि जो शॉर्ट टर्म दिक्कत आई है पैसे की गवर्नमेंट के पास, उसको मीटअप किया जा सके, और जो फिजिकल डेफिशिएट है कंट्री का उसको रिड्यूस किया जा सके। और आज जो है वो वीडियो में मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे गले में खराश हो रही है, तो ये मत समझिएगा कि मैम बोर कर रही है। तो मैं अभी देखती हूँ गले में कुछ ले लेती हूँ, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो में एडजस्ट कीजिए। उसके बाद कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की बात करते हैं। तो 1999 में और 2000 में जो है आरबीआई के थ्रू कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सेटअप किया गया था, ताकि देखिए जो मार्केट से लोन्स ले रखे हैं स्टेट ने, अब वो महंगे पड़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये फंड्स जो हैं वो आरबीआई के थ्रू दिए जाते हैं कि आपने जो मार्केट से बोरोइंग की है आप उसको चुका दीजिए, आप ज़्यादा कर्जा मत भरिए, इससे बेटर ये आप हमसे पैसे ले लीजिए और वहाँ पे चुका दिया। जैसे कि क्या हुआ कि आपने किसी फ्रेंड से 2% चार्ज पे कोई पैसा लिया था, वहीं पे आपका दूसरा फ्रेंड आपको आके कहता है कि 2% वहाँ पे क्यों इंटरेस्ट दे रहा है, ले मैं तेरे को 1% पे देता हूँ, तो उसका चुका दे पैसा, तो तेरे को यहाँ पे 1% कम चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल होता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंदर। तो इनिशियली जब इसको शुरू किया गया था 99 में 2000 में, तो 11 स्टेट्स जो थे उन्होंने सिंकिंग फंड को सेटअप किया था, ये वाला पॉइंट याद रखना है। बट 12th फाइनेंस कमीशन जो आया 2005 का और 10 का, उसमें रिकमेंड किया गया कि सारे जो स्टेट्स हैं उनको सिंकिंग फंड जो है वो
सेटअप करना है ताकि एमोर्टलाइजेशन जो है वो लोन्स का हो सके। एमोर्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपने पैसा लिया है धीरे धीरे जो है आप उसको अपने पैसों से चुका रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अमोर्टलाइजेशन ऑफ लोन्स हो गया। और ये जो लोन्स होंगे वो कौन से लोन्स है, जो बैंक से लिए गए हैं या फिर जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स होते हैं उनके ऊपर लाइबिलिटीज होते हैं, तो उनका चुकाव हो सके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आता है कि जो फंड्स होते हैं वो आपको अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के अंदर नहीं रखने होते, पब्लिक अकाउंट के अंदर नहीं रखने होते, ये फंड जो है उससे आउटसाइड रखने हैं। क्यों रखने हैं, क्योंकि देखिए अगर वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में या फिर पब्लिक अकाउंट में रखा जाएगा तो हो सकता है कि उसको एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया जाए, बट उसको खर्च नहीं करना है क्योंकि वो स्पेसिफिकली किस लिए दिया गया है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना लोन चुका सके। तो यहाँ पे इस वजह से इसको पब्लिक अकाउंट में नहीं रखा जाता, ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है। और उसी के साथ अगर बात करते हैं कि कितना पैसा दिया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपना 1 to 3% जो मार्केट आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन्स होते हैं उसमें से ईच ईयर जो है वो इस फंड के थ्रू अलॉट करती है या फिर चुकाती है। और ये जो फंड होता है वो एडमिनिस्टर कैसे होता है, तो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन जो आरबीआई नागपुर का होता है उसके थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट आता है गारंटी रिडम्पशन फंड सॉरी गारंटीड रिडम्पशन फंड जो होता है इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, अगेन 1919 में, 2000 में किया गया था। और ये क्यों किया गया था कि देखिए जो भी फंड्स जो है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने लिए हैं अपने काम को चलाने के लिए, उनके लोन्स को चुकाया जा सके और जो है एक कम इंटरेस्ट रेट पे उसको आगे बढ़ाया जा सके, तो ये गारंटीड रिडम्पशन फंड के अंदर था। अगेन जो है ये यही होता है, किस तरीके से किया जाता है इसको फंड, पहले तो जो है आरबीआई आपको हेल्प कर देगा फंड जो भी पैसा लिया है वो चुकाने में, और उसके बाद जो है बजटरी अप्रोप्रिएशंस जो होती है, मतलब कि जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं, एनुअल प्रोविजन जो होता है उसके अंदर इस फंड को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे ये जो चीज़ थी सेटअप की गई थी वो 12 फाइनेंस कमीशन के थ्रू ही रिकमेंडेशन पे की गई थी। बट जैसे 12 फाइनेंस कमीशन जो था उसमें सभी स्टेट्स को कह दिया गया था पहले वाले फंड में, यहाँ पे गारंटी रिडम्पशन फंड के अंदर 15 स्टेट्स जो थे उनको कहा गया कि आप गारंटी रिडम्पशन फंड को सेटअप कर दीजिए। ये जो फंड है ये अगेन आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जो है उसके बाहर मेंटेन करना पड़ता है और अलग अलग जो पर्पसेस होते हैं उसके लिए यूज़ करना है, आप एक्सपेंडिचर में उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, ताकि एक गुड फिस्कल गवर्नेंस जो है वो मेंटेन हो सके। तो आई होप आपको आज बहुत क्या मतलब कि पता ही है मेरे को परेशानी हुई होगी, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द है, मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेक श्योर कि आप इसको जाके जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और उसी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें ताकि आपको सारी पीडीएफ्स मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।